देखिए बेटा, कल हमने बात की थी कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के टू मेन एलिमेंट्स है जिनके बिना डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती। दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार, एंड राइट टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में हमने कल बात की थी कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें जो इक्वालिटी है वो एक असेंशियल एलिमेंट्स है। और इसका मतलब ये है कि एवरीवन या एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रिलीजन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम की। तो देखिए, फ्रीडम फ्रीडम इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी। फ्रीडम जो स्वतंत्रता है वो भी एक बेसिक एलिमेंट है, एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। ओनली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सिर्फ एक लोकतांत्रिक देशों में ही पीपल कैन पीपल हैव फ्रीडम, लोगों के पास स्वतंत्रता होती है। ना तो डिक्टेटर में है, ना लोगों के पास आपकी मोनार्ची में है। सिर्फ एक जो डेमोक्रेसी कंट्री है वहीं पर ही लोगों के पास फ्रीडम होती है। When one has freedom of speech, जब किसी एक व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को बोलने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। और यहाँ सबसे मेन बात है स्पीच। जब वो स्पीच कर सकता है, अपनी मर्जी से बोल सकता है, ही कैन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो क्या कर सकता है? क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना या बुराई करना। तो वो गवर्नमेंट की जो रॉन्ग पॉलिसीज, जो गलत नीतियां या प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चला दिए गए हैं, जिनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, वो उसकी आलोचना भी कर सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के कारण ही दैट न्यूज़पेपर में एनालाइज द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जो न्यूज़पेपर हैं, जो समाचार पत्र हैं, वो भी गवर्नमेंट की सक्सेस यानी कि सफलता और गवर्नमेंट के जो फेलियर यानी गवर्नमेंट की प्रोग्राम सक्सेस हुए या गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है वो विफल हो गए, उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। द पीपल कैन ऑर्गेनाइज मीटिंग, लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, हॉल डिबेट्स, वाद विवाद करते हैं, कैंपेन फॉर रिफॉर्म्स और सुधार के लिए कई प्रकार के अभियान चलाते हैं। डेमोक्रेसी नॉट ओनली इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट टू माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेजेस। अरे इट आल्सो प्रोटेक्ट, बल्कि ये रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। राइट्स मैंने अधिकार। कैसे अधिकार? राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होते हैं बेटा? एक होते हैं मेजोरिटी पीपल, एक होती है माइनॉरिटीज पीपल। यदि हम धर्म को लेकर बात करें तो जो माइनॉरिटीज पीपल हैं वो लोग हैं जिनकी संख्या कम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? क्या कोई बताएगा मुझे? सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर? हिंदू धर्म। तो जो आपका धर्म है हिंदू, हिंदू तो हो गया आपका मेजोरिटी में, और हिंदू के अलावा बाकी जितने हो गए मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब हो गए आपके माइनॉरिटीज। ठीक है, अब ये सब माइनॉरिटीज हो गए तो क्या हुआ? ऐसा ना हो कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, सभी लोग इक्वल नहीं होंगे, तो क्या होगा? एक जो धर्म सबसे ज्यादा, जिस धर्म को मानने के लोग हैं, वो दूसरे धर्म को, जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, उन पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे। जैसे आपने देखा पाकिस्तान में थियोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और वहां पर क्या था? जो भी लोग इस्लाम धर्म को अपनाते हैं उन्हें ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को बराबर स्थान दिया गया है। और ये जो फ्रीडम है ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है राइट टू माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मतलब जिनकी संख्या कम है, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, कि वो अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके और उसे सुरक्षित कर सके। द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन, द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक मतलब इंफॉर्मेशन का अधिकार जो है, आरटीआई। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट क्या क्या नए नए प्रोग्राम और पॉलिसीज चलाती है, हमें उन्हें जानने का अधिकार है। ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट टू एनी पब्लिक मैटर, हर एक पब्लिक मैटर पर हैज आल्सो बीन ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट जो है, जो भी काम कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए,
क्या क्या काम करती है, गवर्नमेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना लोगों का अधिकार है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने वाली जो प्रणाली है, कौन सी प्रणाली निर्णय लेती है, कानून कौन बना रहा है, कानूनों को लागू कौन कर रहा है। बेटा मैंने कल भी आपको बताया था 3 ब्रांचेस होती हैं आपकी, चैप्टर फर्स्ट है ये आपका, ठीक है। ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब जानते हैं आप, कौन बताएगा? एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड जो है, यस, देखिए तो ये 3 ब्रांचेस हैं। अब हम इन तीनों ब्रांचेस से ही जानेंगे कि ये कानून कैसे बनते हैं और कैसे लागू किए जाते हैं, कि किस किस का अधिकार है इन्हें बनाने का और इन्हें लागू करने का। The Constitution of democratic countries are mostly written document. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी लोकतांत्रिक देश के, वो कैसे हैं? मोस्टली रिटन है। ज्यादातर कई कंट्रीज हैं जिनमें रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे आपने यूके के बारे में पढ़ा, वहां पर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वे स्पेसिफाई द नेचर एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट की कैसी कैसी प्रक्रिया रहेगी और गवर्नमेंट की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जो संविधान है वो स्पेसिफाई करता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स को, 3 ब्रांचेस को, दैट इज लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द ज्यूडिशरी। ये 3 गवर्नमेंट के क्या है, इनको हम बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय, ठीक है। फर्स्ट है द लेजिस्लेचर, मींस विधायिका। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर। कानून बनाने वाली जो विधायिका है उसके लिए लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे हमने स्टेट में एमएलए को चुना, ठीक है, और पार्लियामेंट में हमने एमपी को चुना। द लेजिस्लेचर में कंप्राइज 1 हाउस और बोथ हाउस। लेजिस्लेचर में एक सदन भी हो सकता है और 2 भी, उसके 1 पार्ट भी हो सकते हैं लेजिस्लेचर के और 2 भी। 1 यूनियन लेजिस्लेचर इज अ पार्लियामेंट, जैसे कि पहला है यूनियन लेजिस्लेचर इज अ पार्लियामेंट, वो आपका पार्लियामेंट है संसद। और संसद जो है आपकी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के भी 2 पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, उसमें उसके 2 सदन है पार्लियामेंट के। एक तो है आपका अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसे हम राज्यसभा कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसे हम लोकसभा कहते हैं। द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये 2 हाउसेज हैं किसके? पार्लियामेंट के। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल कंट्री। और यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि जो आपकी केंद्रीय विधायिका है, उसके पास पावर होती है कि वो पूरी कंट्री के लिए कानून बनाती है। जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है, जो आपकी सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो सिर्फ राज्य के लिए ही कानून बनाती है। सभी राज्यों की अलग अलग है, लेकिन जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो आपकी सेंटर विधायिका है, केंद्रीय विधायिका है, जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाती है। जैसे अभी आपने देखा 12th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, पता है ना आप सभी को। अच्छा, अब देखिए, अभी तक बात हो रही थी कि हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो जुलाई के 2nd वीक तक उनके एग्जाम ले सकती है। यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि वो एग्जाम लेगी, एग्जाम का टाइम कम कर देगी, बच्चों का टाइम 1.5 घंटे का कर देगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेगी। अलग अलग सरकार अपने अलग अलग नियम बना रही थी, लेकिन यूनियन लेजिस्लेचर जो हमारी केंद्रीय विधायिका है, वहां से पीएम ने ऑर्डर जारी किया कि 12th के एग्जाम कैंसिल। जब केंद्र सरकार कोई कानून बना देती है तो वो जो है सभी राज्यों को मान्य होता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों से बड़ी होती है। द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड बिल। कोई भी प्रपोजल जो आता है कानून बनने के लिए वो बिल कहलाता है। ये तो कोई लॉ नहीं था, ये तो बस देखा गया कि एक एपिडेमिक आई हुई है जिसके कारण बहुत सारे लोगों की लाइफ को खतरा हो रहा है, इसलिए ये एक घोषणा कर दी गई कि एग्जाम कैंसिल, और इसे पूरी कंट्री के द्वारा माना गया। स्टेट ने अलग अलग डिसाइड नहीं किया था। लेकिन
जो आपका कोई भी एक प्रपोजल आता है, मान लीजिए आपका एक नया कानून पास हुआ जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था, हिंदू ससेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा था ना, जिसके अनुसार क्या हुआ था कि बेटियों को और उनकी माँ को, मतलब अपने पति या अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। पढ़ा था ना कि डॉटर्स को पहले क्या था, प्रॉपर्टी सिर्फ बेटों में बांटी जाती थी, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके सभी बच्चों को, चाहे वो बॉयज है या गर्ल है, और साथ में उसकी वाइफ का इक्वल शेयर होगा। ठीक है, जैसे ही अब ये एक नियम वो बनाना चाहते हैं, कोई सा भी ऐसा नियम हो सकता है, ये कानून बन चुका, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बना था, इसे अभी पार्लियामेंट में लाया गया था इस प्रपोजल को, इस सजेशन को, तो हमें उसे बोलते हैं बिल। क्या कहा जाता है उसे? बिल। क्या कहते हैं बेटा? आवाज आ रही है मेरी? उसे बिल कहा जाता है, BILL, बिल। ठीक है, लेकिन भूमिका माइक बंद करो बेटा। लेकिन जब क्या होता है, वो बिल आता है आपके पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो आपके एक पैसे से संबंधित जो बिल होते हैं ना, जो आपके मनी बिल होते हैं, वो सिर्फ सबसे पहले लोकसभा में आते हैं, नहीं तो क्या होता है, दोनों सदनों से अप्रूवल होना जरूरी है। लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या प्रपोजल आया है, यदि वो एग्री करते हैं, उन्हें लगता है कि वो इसके फेवर में है, तो वो उसके लिए वोट करते हैं, वरना नहीं करते हैं। ठीक है, जब, यस, देखो बेटा, बिल क्या होता है, कोई भी नया प्रस्ताव जो पार्लियामेंट में लाया जाता है उसे बिल कहा जाता है। मान लीजिए हम कोई एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रस्ताव है कि हम इसको ऐसे ऐसे करें। ठीक है, तो वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक कि उस पर सब लोगों की, काफी लोगों की मेजोरिटी होती है। मैं अभी बताऊंगी किस किस की। उससे पहले, जब तक कानून बनने से पहले, उसको बिल कहा जाता है उस प्रपोजल को। वो एक एप्लीकेशन होती है, एक प्रस्ताव होता है, जब वो लोकसभा में आता है तो लोकसभा के मेंबर्स उसको पढ़ते हैं, आपस में वाद विवाद होता है, डिबेट होता है, और उसके बाद कुछ लोग उसके फेवर में और कुछ उसके अनफेवर में होते हैं। लेकिन यदि लोकसभा के टोटल मेंबर जो हैं इस वक्त 545 हैं, यदि आधे से आधे मेंबर भी उसको एग्री हो जाते हैं, तो वो बिल जो है उस हाउस में पास हो जाता है। भाई, हाफ मेंबर ने पास कर दिया, मीन्स अब ये बिल यहां से पास हो गया, अब उसे अपर हाउस में भेजा जाएगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के मेंबर थे 245, वो उस पर डिस्कशन करते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें कोई कमी है, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो अपनी सजेशन के साथ उसे लोकसभा में वापस भेजते हैं 14 दिन के अंदर अंदर। अगर 14 दिन से ज्यादा उन्होंने रख लिया तो उन्हें उसे पास करना ही पड़ेगा, लेकिन 14 दिन के अंदर वो लोकसभा में भेजते हैं। लेकिन लोकसभा फिर उसे देखती है, क्या उसे चेंज करना चाहिए या नहीं। उस पर कोई दबाव नहीं है, यदि वो चेंज करना चाहती है तो ठीक, नहीं करना चाहती तो ठीक, वो उसे वापस राज्यसभा में भेज देती है। और जब राज्यसभा भी उसको फाइनल कर देती है, तो उसके ऊपर हमारे देश के जो फर्स्ट सिटीजन है, मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर होने के बाद वो क्या बन जाता है, वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, दोनों सदनों में पास होने के बाद। ऐसा ही हमारे स्टेट में होता है, क्योंकि जो पोजीशन एक कंट्री के अंदर एक पीएम की होती है, वही पोजीशन एक स्टेट के अंदर एक सीएम की होती है। जैसे हमारे पास कंट्री में प्रेसिडेंट है, स्टेट में सबसे बड़े हमारे पास गवर्नर है, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट एक प्रेसिडेंट के द्वारा ही स्टेट में की जाती है। पहले विधायिका में कानून पास होगा, फिर उसके बाद जब तक कि उस पर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होंगे, वो कोई कानून नहीं बन सकता है। ये होता है एक राज्य के लिए। लेकिन जब यूनियन लेजिस्लेचर किसी कानून को बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है, तो दोनों सदनों में पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना उस पर नेसेसरी होता है। देखिए, अब देखो इसे, द प्रपोजल फॉर अ लॉ, लॉ के लिए जो भी प्रपोजल आता है, जो भी एक एप्लीकेशन आती है, इज कॉल्ड अ बिल, उसे बिल कहा जाता है। बिल हैज पास सेवरल स्टेजेस बिफोर इट बिकम एन एक्ट। बिल को एक्ट बनने के लिए, एक्ट मतलब एक लॉ, एक कानून बनने के लिए कई स्टेजेस से पास होना पड़ता है। देखिए ना, कितनी स्टेजेस थी, लोकसभा में गया, लोकसभा में डिबेट हुआ, कई बार रीडिंग हुई,
देन राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है। When both the houses, जब दोनों हाउसेज have passed a bill, उस बिल को पास कर देते हैं, it is sent to the president for his assent, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके असेंस यानी कि उनके सिग्नेचर के लिए। After the president's assent, it become an act for a या or a law, और जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाता है, वो एक एक्ट या फिर एक कानून बन जाता है। एवरीवन इज क्लियर? नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव। अब ये लॉ तो बन गया, जो बिल एक आया था हाउस में, दोनों सदनों में पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिए तो वो लॉ तो बन गया। अब लॉ बनने के बाद उसे हमने लागू करना है, वो काम है आपके एग्जीक्यूटिव का। द एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये भी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक मुख्य तत्व है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट, कार्यकारिका में यानी कि कार्यपालिका जो है, जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे आपने देखा आपके पार्लियामेंट में शामिल थे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसमें कंसिस्ट होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, आपकी मंत्री परिषद, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, है ना, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब इसमें शामिल हैं। दे टेक पॉलिसी डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, वो नई नई पॉलिसीज पर डिसीजन लेते हैं लोगों के बिहाफ पर, क्योंकि लोगों के लिए, लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा कि वो उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को चलाएं, तो वो लोगों के बिहाफ पर ही डिसीजन लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और अलायंस इन द लोकसभा, लोकसभा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है या अलायंस पार्टी का लीडर होता है। अब देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले जब एमपीज के इलेक्शन होते हैं तो सभी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, वार्ड बना दिए जाते हैं। वार्ड के बारे में सुना ना आपने, ऐसे जब एमएलए के होते हैं तो वार्ड बन जाते हैं, एमपीज के होते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र जब बढ़ जाते हैं तो हर निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं, लोग वोट डालते हैं और वहां से जिसके सबसे मैक्सिमम वोट होते हैं वो व्यक्ति जीत जाता है। जीतने के बाद वो बन जाता है एमएलए, एमपी सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। अब टोटल 552 मेंबर्स हो सकते हैं पार्लियामेंट आपके लोकसभा के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल 545 हैं, उनमें से भी 12 आपके प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए थे, तो जो बाकी बच गए 533 वो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से ही चुनकर आते हैं, ठीक है। अब हमने इन्हें वोट दिया, हमने इन्हें, जो भी अपने क्षेत्र से जीत गया वो एमपी बन गया। अब जब जितने भी एमपी टोटल चुनकर आए उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की गई कि कौन कौन व्यक्ति चुना गया और वो कौन कौन सी पार्टी से है, अलग अलग लिस्ट बना दी गई, बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब उनमें उनके एमपीज के नाम लिख दिए कि एमपी कौन सी पार्टी का है, वो एमपी कौन सी पार्टी का है। अब काउंटिंग की गई कि किस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज हैं, ठीक है, जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी होंगे वो पार्टी मेजोरिटी में कहलाती है। मेजोरिटी में होने के लिए हाफ से एक ज्यादा एमएलए होना जरूरी है। मान लीजिए टोटल सीटें हैं आपकी 300, एक एग्जांपल ले लीजिए, टोटल सीटें हैं, टोटल एमएलए, टोटल एमपीज है 300, तो आधे से एक ज्यादा यानी 150 से एक ज्यादा 151 एमपी जिसके होंगे वही पार्टी मेजोरिटी में होगी, और उस मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को वो लीडर अपने में से ही चुनते हैं। समझ में आ गई ये बात कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जब टोटल एमपीज चुन के जाते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं, आधे से ज्यादा जिसके एमपीज होते हैं वो पार्टी मेजोरिटी में होती है, और वो पार्टी अपना कोई एक लीडर बनाती है जो कि हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनता है। उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने ही उसे चुनकर भेजा है। लेकिन हो सकता है कि किसी पार्टी को मेजोरिटी हो ही ना, मान लीजिए बहुत सारी पार्टी है, टोटल है 300, किसी भी पार्टी को 151 तो मिले ही नहीं, किसी को 100 मिले, किसी को 50 मिले, किसी को 70 मिले, ऐसे कर कर मान लीजिए 300 कंप्लीट हो, ठीक है। तो क्या होगा, सरकार नहीं बनेगी क्या? सरकार तो तब भी बनेगी
तब सरकार बनेगी गठबंधन की सरकार। दो पार्टी मिलकर, मान लीजिए इनके पास 100 थे और इस पार्टी में 70 थे, तो 70 वाले ने इसको क्या कर दिया, इसका साथ दे दिया, इसके साथ गठबंधन कर लिया, ये दोनों आपस में मिल गए और मिलकर हो गए 170, मतलब हाफ से ज्यादा हो गए, और ये दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे, और फिर जो इनका लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। ये होती है आपकी अलायंस गवर्नमेंट। हाँ, आधे से ज्यादा, ठीक है, आधे से चाहे एक ज्यादा हो, आधे से ज्यादा होने चाहिए, तभी वो पार्टी सरकार बना सकती है, और उसी पार्टी को मेजोरिटी में कहा जाता है। बाकी जितनी भी पार्टीज होती हैं वो अपोजिशन की पार्टी होती हैं, विरोधी दल होते हैं। ठीक है, अलायंस की गवर्नमेंट समझ में आ गई कि गठबंधन की सरकार, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर एक साथ सरकार को चलाती हैं, जिसे हम अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि आप केंद्र की बात ना कर कर आप अपने हरियाणा की बात कीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? वो अपने आप सजेस्ट करेंगे, वो आपस में मिलकर, एक के 100 है, एक के 70 है, वो आपस में, वो उनका डिस्कशन है। ठीक है, जो चुन गए वो उनमें से डिस्कशन है उनका, आपस में वो सेलेक्ट करते हैं कि हम किसे बनाएंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, जब हमारे, ये तो एमपीज के बारे में बताया, जब हमारे एमएलए के चुनाव हुए, हमारे सीएम को चुना जाना था, तो आपको पता है ये जो अभी हमारे सीएम कौन है, कौन है हमारे सीएम? मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और कौन सी पार्टी की है ये? बीजेपी के हैं। लेकिन बेटा आपको पता, जब अभी इलेक्शन हुए थे हरियाणा से, तो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। ठीक है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, बीजेपी के भी कुछ मेंबर्स कम थे मेजोरिटी के लिए, इसीलिए जेजेपी ने उसके साथ गठबंधन किया, दो पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर राज्य सरकार की बात कर रही हूं मैं, गठबंधन की सरकार बन गई। तो आपने देखा ना, आपके सीएम कौन है? मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और आपके डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। जो दुष्यंत चौटाला है वो आपके डिप्टी सीएम बनाए गए। मींस जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ गठबंधन तब करेंगे जब आप मुझे सीएम बनाओगे। ठीक है, लेकिन काफी डिस्कशन होने के बाद उन दोनों ने आपस में मिलकर तय किया और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। मतलब एक तो होते हैं आपके मुख्यमंत्री, और एक होते हैं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो वो है आपके दुष्यंत चौटाला। हमारे यहाँ पर जो राज्य सरकार है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो गठबंधन की सरकार है। अब आपको समझ में आ गया पार्टी कैसे बनती है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद मिलकर क्या करती है, जो भी कानून बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उन्हें लागू करवाती है। ऑल लॉज हैव बीन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी कानून बनाया गया वो सब संविधान के अनुसार होता है। समटाइम न्यू लॉ हैव टू बी पास टू मीट न्यू प्रॉब्लम। कई बार जब नए कानून शुरू किए जाते हैं तो हमारे सामने कई नई समस्याएं भी आ जाती हैं। द लॉ रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन पास्ड इन 2005 वाज सच एन एक्ट। जैसे कि एक कानून था राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमें गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसकी सूचना का हमें पूरा अधिकार होना चाहिए। ये एक्ट पास हुआ था 2005 के अंदर। The central government make policy decision on subject defense, foreign affairs, फाइनेंस, रेलवे एक्सेट्रा। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, वो कई मुख्य पॉलिसीज पर डिसीजन लेती है। जैसे डिफेंस, देश की सुरक्षा का मामला हो, फॉरेनर अफेयर्स, कोई विदेशी मामले हो, फाइनेंस, वित्तीय कोई समस्या हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। ठीक है, ये सब उनके मैटर हैं। इन इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, वो इन कानूनों को लागू करती है। द मिनिस्टर्स आर हेल्प बाय आईएएस ऑफिसर। और जो मिनिस्टर्स हैं वो आईएएस ऑफिसर की मदद ले सकते हैं। आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदद लेती हैं
एंड अदर ऑफिशियल्स, और जो दूसरे अधिकारी हैं हु कंस्टिट्यूट ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो बाकी के अधिकारी वर्ग हैं वो भी मिलकर उस मिनिस्टर का साथ देते हैं। थर्ड इज है ज्यूडिशरी यानी कि न्यायालय। अगर कोई कानून को ढंग से नहीं करता है तो उससे पनिशमेंट देना निष्पक्ष रूप से यह आपके ज्यूडिशरी का काम है। द ज्यूडिशरी यानी कि कोर्ट इंटरप्रेट्स, मतलब व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है द लॉज की क्या कानून है, एंड द पनिशेस द लॉ ब्रेकर, और लॉ ब्रेकर कानून तोड़ने वाले को कैसे पनिश किया जाएगा। इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। एंड आल्सो डील विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और नागरिक जो सिविल अधिकार हैं, लोगों की जो सिविल राइट्स हैं, और जो क्रिमिनल केसेस हैं, किसी को मार दिया, पीट दिया, हत्या कर दी किसी की, ये सब आपके क्रिमिनल होते हैं। और सिविल में जमीन जायदाद से संबंधित हो गए, मकान मालिक का हो गया, और किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा, इस टाइप के केसेस सिविल में आते हैं। द इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, न्यायालय का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज एन इम्पार्शियल वाइल गिविंग द जजमेंट, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष रूप से, ये अपना फैसला निष्पक्ष रूप से देता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कह रहे ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता इसके मामलों में। ये दोनों जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता जज के ऊपर कि आप ऐसा फैसला करें, जज अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया गया। आप देखिए माइनॉरिटीज कौन थे, वो लोग जिनकी संख्या कम थी, मेजोरिटी में वो थे, जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मेजोरिटी में हैं, और मुस्लिम सिख ये सब माइनॉरिटीज में हैं। द लॉ आर पास्ड बाय अ मेजोरिटी वोट इन द लेजिस्लेचर, एक कानून बनाया गया जो कि मेजोरिटी से पास हुआ लेजिस्लेचर के अंदर। ऑल द मेंबर्स कैन नॉट होल्ड द सेम ओपिनियन ऑन एनी इशू, सभी मेंबर्स की किसी भी एक इशू को लेकर एक जैसी विचार तो हो नहीं सकते, सो मेजोरिटी ओपिनियन इन प्रिवेल, इसलिए जो मेजोरिटी ओपिनियन होता है उसे ही माना जाता है। कोई एक नया कानून बनने आ रहा है, ऐसा तो नहीं वहां पे टोटल 10 मेंबर है, 10 के 10 एग्री हो जाएंगे, लेकिन 10 में से यदि आधे से एक ज्यादा 6 लोग उसके लिए एग्री हो गए, मींस वो पास हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसा सुझाव देंगे, बट द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को, माइनॉरिटीज के जो हित हैं उनको वो इग्नोर नहीं कर सकती है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, एक प्रावधान दिया गया है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियन, लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज, की सुरक्षा की जाए जितने भी आपके माइनॉरिटीज पीपल हैं उनके धर्म की, उनकी भाषा की, ठीक है, और उनके क्षेत्रों की। फॉर एग्जाम्पल द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, जैसे कि माइनॉरिटीज पीपल को अधिकार है कि वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखें, स्क्रिप्ट अपनी लिपि को सुरक्षित रखें, एंड कल्चर अपनी संस्कृति को भी सुरक्षित रखें। द माइनॉरिटीज ऑल्सो हैव अ राइट, और माइनॉरिटीज पीपल को अधिकार है टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि वो कोई भी माइनॉरिटीज पीपल है वो अपने क्या है शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मेजोरिटी पीपल खोलेंगे, माइनॉरिटीज भी खोल सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा कंप्लीट, बस इतना ही पढ़ेंगे आज हम इंस्टीट्यूशन तक, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमारा। तो बताइए बेटा, मैंने कल आपको 7 क्वेश्चंस दिए थे, वो हो गए थे आपके? 6 दिए थे, कंप्लीट हो गए थे ना? 4 या 5 क्वेश्चन और हैं, लेकिन उनमें से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं, ह्यूमन डिग्निटी से एंड इस टॉपिक से जो भी हमने रीड करना है। तो बाकी के जो 4 क्वेश्चन है ना वो मैं कल डिस्कस करूंगी। अभी आप लोग क्लास लीव मत करना बिल्कुल भी, जितने भी बच्चे हैं। कुणाल, ओपन योर माइक। कुणाल, कुणाल माइक ओपन करो। कहाँ गया भाई ये कुणाल? कौन से सेक्शन का था ये कुणाल, पता है आपको?
कुणाल A4 का, ये मैं फोन करूंगी इनके घर, नंबर तो सब बच्चों के आ रहे हैं यहाँ पर। अब इनमें से बताओ आज कौन नोटबुक दिखाना चाहता है अपनी, किसकी पूरी है कोई? भूमिका आपका तो बेटा पूरा है ना, मैंने अभी ज्योग्राफी के चैप्टर चेक कर रही हूँ। जिसके 1 to 5 चेक नहीं हुए थे सिर्फ वही बोलेगा। बोलो। हाँ, जिसके नहीं हुए वो बताए। भूमिका आप लीव करो, नुपुर लीव करो, प्रशांत, प्रशांत आप दिखाओ नोटबुक, प्रशांत, लक्षिता लीव कर दो। प्रशांत कौन से सेक्शन से हो बेटा? हाँ दिखाओ कितना काम कर रखा है, नोटबुक दिखाओ मुझे। अच्छा, इससे आगे दिखाओ। हाँ उससे आगे दिखाओ। चैप्टर 2 नहीं दिखाया आपने? हाँ तो बेटा ध्यान से दिखाओ, थोड़ा दूर करो मुझे नजर आए, टोटल कितने क्वेश्चन कर रखे हैं इसके। पेज पलटो, थोड़ा दूर रखो नोटबुक को। चलिए नेक्स्ट पेज। 3 दिखाओ। अब टोटल क्वेश्चन कितने थे चैप्टर 2 के? 10। कंप्लीट है, डायग्राम भी कंप्लीट है। 4 दिखाओ, निकालो निकालो। ओके और दिखाओ, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड वाला क्वेश्चन नहीं दिखाया आपने मुझे। कब करोगे? आज तो ये प्रशांत ने मुझे 4 लेसन दिखाए हैं, पांचवा नहीं दिखाया। जब पांचवा पूरा होगा ना तब लिखूंगी मैं आपका। नरगिस, अंश, प्रिंस, हिमांशु, नैना, ये तो 8th क्लास के बच्चे हैं। प्रशांत 1 to 4 दिखाए आपने मुझे, ठीक है, लीव कर दो प्रशांत। हर्षित, हर्षित ओपन। बेटे आपने मुझे काम चेक करवा लिया, करवा लिया आपने, चैप्टर 2 नहीं दिखाया था मुझे। हर्षित, ठीक है। आशु, आप 1 to 5 दिखा चुके हो, मैं बेटा लीव कर दो क्लास। आशु लीव कर दो बेटा। हिरांशु 1 to 5 कंप्लीट है, लीव करो, लीव करो। पीयूष, पीयूष ओपन योर माइक, पीयूष माइक ओपन करो, दिखाओ बेटा। हर्षित कितनी देर लगेगी? स्नेहा आप दिखाओ मुझे नोटबुक, स्नेहा, स्नेहा सेक्शन 1 नोटबुक चेक करवाओ। ओपन योर कैमरा। हाँ जी बेटा दिखाओ, कैमरा ऑन करो। साफ नजर नहीं आ रहा है, कैमरे को साफ करो, कैमरे को क्लीन करो बेटा, कैमरा गंदा हो रहा है आपका, क्लीन करो कैमरे को।
कैमरे को पहुंचो एक बार। कौन सा चैप्टर है? इनसाइड अवर अर्थ। यस, पेज पलटो। बेटा साफ नजर नहीं आ रहा है हर्षित। कैसे दिखाओगे? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। बताओ मुझे टोटल कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, पेज पलटो। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया ना आपका? कंप्लीट हो गया ना? ठीक है बेटा, लीव कर दो। स्नेहा, ओपन करो बेटा। स्नेहा।